नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं कक्षा 12 विषय गणित। सबसे पहले अपन प्रश्नमाला 1 स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने पहले सिलेबस के बारे में जानकारी दी है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इनके बारे में भी अपन ने थोड़ी चर्चा की है। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 1 जिसका नाम है संयुक्त फलन। वैसे ही अपन बात करें तो ये चैप्टर अपने पास अभी तक, क्योंकि बात चल रही है कि हाँ थोड़ा बहुत अपन सिलेबस वगैरह कम करेंगे तो कितने का वो बात अलग है, लेकिन अभी तक अपन बात करते तो ये 3 नंबर का चैप्टर अपने पास और इसमें से अपने पास 2 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने? 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन तो अपने पास आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन अपने पास आएगा 2 नंबर का। यदि चैप्टर की अपन बात करें तो टोटल चैप्टर कितने नंबर का? 3 नंबर का, जिसमें से अपने को कितने मिलेंगे विषय के अंदर? टोटल 30। इसमें से 2 क्वेश्चन अपने पास किसके आने हैं? चैप्टर नंबर 1 के आने हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर का आएगा। यदि अपन बात करें अभी तक बोर्ड की तो सबसे पहला जो अपने क्वेश्चन मिलता है वो चैप्टर नंबर 1 का ही मिलता है, 1 नंबर का। तो सब हमारी शुरुआत पेपर के बोर्ड में सबसे पहले इसी चैप्टर से होनी है और 1 नंबर के क्वेश्चन के साथ होनी है। तो अपन बात करते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन की जब अपन इस चैप्टर की बात करते हैं, ये 11th के जो अपन ने 2 चैप्टर पढ़े हैं स्टार्टिंग के, कौन कौन से? एक तो चैप्टर नंबर जो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट समुच्चय, उस चैप्टर की, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था संबंध वाला, रिलेशन वाला चैप्टर, उसके ऊपर आधारित है समुच्चय वाला चैप्टर और संबंध वाला चैप्टर। संबंध वाले चैप्टर में अपन ने आगे तो 2.1 2.2 में तो संबंध के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में 2.3 2.4 के अंदर अपन ने फलन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? फलन फंक्शन के बारे में। अब अपन इसमें 12वीं क्लास में संयुक्त फलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में? संयुक्त फलन की। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिहर्सल यानी पीछे वाला समुच्चय का और फलन का, इनके अपन ने जो फलन पढ़े हैं, फलन के प्रकार पढ़े हैं, अपराध परिसर और समुच्चय प्रकार देखे हैं, इनके सबके बारे में अपन इन 4 टॉपिक जो अपने पास 11th क्लास में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इनके ऊपर चर्चा करके और अपन कक्षा 12 वाला जो संयुक्त फलन वाला अपना चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले अपन समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, तो सबसे पहले आपको याद होगा समुच्चय की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। समुच्चय की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का समुच्चय अपने संग्रह अपने पास क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह अपने पास क्या कहलाता है? समुच्चय। सुपरिभाषित से तात्पर्य मैंने आपको यह भी बताया था उस चैप्टर के अंदर कि सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि कौन सी वस्तुएं उसके अंदर आ सकती है, कौन सी वस्तुएं उसके अंदर नहीं आ सकती, उनका यदि अपन सही ढंग से विश्लेषण कर सकें, पता कर सकें कि कौन सी इसमें आने वाली है, कौन सी इसमें आने वाली नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं सुपरिभाषित। उसको अपन क्या कहते हैं? सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित यानी कौन सी वस्तुएं उस संग्रह के अंदर आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, अपन पता कर सके तो अपन बता सकते हैं वो मेरे पास समुच्चय होगा। फॉर एग्जांपल अपन ने बात करते थे कि अपन स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह, स्वर कौन कौन से होते हैं अपन को पता है, कौन कौन से होंगे? ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। इनके अलावा मेरे को क्या अल्फाबेट में से कौन कौन से मेरे पास इसके अंदर आएंगे, तो अपन कहेंगे ए ई आई ओ यू आएंगे। यदि मेरे को कोई भी बोले कि सर जेड नहीं आएगा, तो जेड मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि जेड स्वर के अंदर नहीं आता। जो जो स्वर है ये एकदम वेल डिफाइंड है क्योंकि अपन जानते हैं स्वर 5 होंगे, इनके अलावा नहीं होते। तो ये मेरे पास 5 स्वर ही आएंगे और इन 5 स्वर के बारे में ही अपन कहते हैं कि मेरे पास इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में ये अपन कहते हैं कि जैसे स्वादिष्ट फलों का संग्रह, स्वादिष्ट फलों का संग्रह, फलों का संग्रह, ये मेरे पास समुच्चय होता है क्या भाई? स्वादिष्ट फलों का संग्रह समुच्चय होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास नहीं होता। स्वादिष्ट फलों के संग्रह को अपन समुच्चय नहीं कह सकते। अब बताओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपन जानते हैं कि अब कोई भी है तो मेरे को कहेगा कि सर इस स्वादिष्ट फलों के संग्रह में आप सेब का नाम लिखो, आप अंगूर का नाम लिखो, आप चीकू का नाम लिखो, इन सब का नाम लिखो। लेकिन अब कोई भी है सर स्वादिष्ट फलों के अंदर चीकू नहीं आता, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्वादिष्ट फलों के अंदर चीकू नहीं आता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, तो ये तो नहीं लिखेंगे। तो कोई कहेगा नहीं सर चीकू तो सबसे मेरा फेवरेट है।
तो यानी अपन नहीं बता सकते कि कौन से स्वादिष्ट फल है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए स्वादिष्ट फल अलग अलग होते हैं। तो अपन ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर स्वादिष्ट कौन कौन से आएंगे, कि इनको अपन स्वादिष्ट कह सकते हैं, कि इनको अपन स्वादिष्ट नहीं कह सकते। तो सबके लिए अलग अलग होते हैं, सभी के स्वादिष्ट के फलों के अलग अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कहेगा। लेकिन इनके लिए प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कहेगा क्या? नहीं। जो ये जानता है स्वर कौन कौन से, वो हमेशा यही कहेगा कि स्वर ए ई आई ओ यू ही होते हैं, इनके अलावा नहीं होते। तो ये तो मेरे पास क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। और ये मेरे पास समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनके अंदर अपन नहीं बता सकते कि कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वादिष्ट फलों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपन नहीं बता सकते कि स्वादिष्ट फलों में अपन किन किन को लें। स्वादिष्ट फलों की कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं है। केवल बस अपन स्वादिष्ट जो अपन को अच्छे लगते हैं वो स्वादिष्ट है बस, और जो नहीं लगते वो स्वादिष्ट नहीं होंगे। तो अपन सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी को चीकू अच्छे लगते हैं, किसी को अंगूर अच्छे लगते हैं, किसी को सेब अच्छे लगते हैं, किसी को अनार अच्छे लगते हैं, किसी को केला अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार से अपन इसके अंदर कह सकते हैं। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, सुंदर व्यक्तियों का संग्रह। तो बताओ ये मेरे पास समुच्चय होगा क्या भाई? सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, सुंदर व्यक्तियों का संग्रह। तो सुंदर व्यक्तियों का संग्रह को अपन समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि सुंदर व्यक्तियों की भी कोई प्राइड डेफिनेशन नहीं है। कई तो कहते हैं कि आंख नाक ये सुंदर, वो सुंदर व्यक्ति कहलाते हैं। कोई कहते हैं रंग का सुंदर, वो सुंदर व्यक्ति कहलाते हैं। कोई कहते हैं मन का अच्छा हो, वो सुंदर व्यक्ति कहलाता है। तो इन सब की अलग अलग डेफिनेशन सुंदर व्यक्तियों के लिए। तो अपन नहीं बता सकते। अब कोई तो कह रहा है कि मेरी माँ तो मेरे को सुंदर कहती है, भला मैं कितना ही काला हो, तो अपन उसको ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते नहीं तो सुंदर नहीं है। तो यानी अपन सुंदर व्यक्ति की कोई प्राइड डेफिनेशन नहीं होती। अपन इसमें नहीं बता सकते कि कौन कौन व्यक्ति सुंदर है, कौन कौन व्यक्ति सुंदर है नहीं है। तो अपन यहाँ पर इसके अंदर इसको भी अपन समुच्चय नहीं बता सकते। फिर अपन बता सकते हैं कि दूसरा अपन कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तियों का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह। अब बताओ भारत के प्रधानमंत्री अपन बता सकते हैं कि कौन कौन रहा है, कौन कौन नहीं रहा? बिल्कुल बता सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री में अपन बता सकते हैं कौन कौन इनके अंदर आए हैं, कौन कौन नहीं आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता सकते हैं, अपन लाल बहादुर शास्त्री बता सकते हैं, अपन इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी को बता सकते हैं। लेकिन अपन राहुल गांधी को बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक तो नहीं बना। भविष्य में बन जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी तक अपन इसको इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो यानी अपन इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन रहा है, कौन कौन रहा। अब मेरे नाम बोले कि प्रधानमंत्री में आऊंगा क्या? नहीं आऊंगा, क्योंकि अभी तक बनाए, क्योंकि अपन को पता है कि कौन कौन है। जो भी 25-30 बने अभी तक उनके नाम अपन बता सकते हैं, तो वो इसके अंदर आएंगे, उनके अलावा इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। तो यानी ये मेरे पास क्या कहलाएगा? समुच्चय। यानी अपन बता सकते हैं संग्रह में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को सामान्यतः अपन किससे प्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट ABCD से अपन इनको प्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं? ABCD। और इनके अंदर आने वाली वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, जिनको अपन स्मॉल a-b-d से अपन प्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को कैपिटल ABCD से और अवयव को अपन किससे पढ़ते हैं? स्मॉल ABCD से, इनसे अपन प्रेजेंट करते हैं। तो अपन यदि समुच्चय का कार्य गुणन, समुच्चय का कार्य यानी दो अपन को क्या दे रखे हैं? समुच्चय दे रखे हैं। जैसे मान लिया मैंने 1 2 3, ये मेरे पास क्या दे रखा है? एक समुच्चय दे रखा है। ठीक है, एक समुच्चय मान लिया मैंने। B भी मेरे पास एक समुच्चय दे रखा है, जो मैंने क्या मान लिया? स्मॉल a और स्मॉल b। मेरे को क्या कहता है? समुच्चयों का कार्य गुणन। इन दोनों समुच्चयों को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वो कैसे आएगा, वो अपन को इसके अंदर देखना है। तो अपन इसके अंदर क्या कहते हैं कि A क्रॉस B, यानी दोनों समुच्चय को अपन क्या करते हैं? गुणा। तो पहली बात और इम्पोर्टेंट बात क्या? दो समुच्चयों का गुणा करते हैं तो अपन को एक समुच्चय ही प्राप्त होगा। पहली बात क्या? दो समुच्चयों को यदि अपन गुणा करेंगे तो अपन को एक समुच्चय ही प्राप्त होता है। लेकिन ये समुच्चय कैसे प्राप्त होता है? इस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव होंगे, इस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो कैसे आएंगे? क्रमित युग्म में आएंगे। कैसे आएंगे? क्रमित युग्म में।
कैसे आने वाले हैं? क्रमिक युग्म में। अब क्रमिक युग्म में मतलब कैसे कि इसके अंदर जो एक अवयव होगा, यानी एक अवयव होगा वो डबल पेयर के रूप में होगा। वो कैसे होगा? पेयर के रूप में। मतलब जैसे इसके अंदर अपन को A क्रॉस B ज्ञात करना है, तो अपन इसके अंदर जो पेयर होगा वो पहला अवयव तो अपन को A सेट से लेना होगा और उसके साथ में B के प्रत्येक अवयव को लेंगे अपन। उसके साथ में क्या लेंगे? B के प्रत्येक अवयव को। तो B का पहला अवयव क्या? A, तो इसको ले लिया। इसी प्रकार से A के साथ में क्या ले लिया? B ले लिया। ये मेरे पास दो अवयव बन गए। इसी साथ A का दूसरा अवयव लूंगा और उसके साथ में भी क्या करूंगा? B के प्रत्येक अवयव को लूंगा। उसके साथ में भी B के प्रत्येक अवयव को ले लिया। इसी प्रकार से पहले सेट के प्रत्येक अवयव को लेके और B के अलग अलग अवयव से अपन इसको अंदर लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या बनेंगे? इतने अवयव बनेंगे इसके अंदर। 1 के साथ A ले लिया, 1 के साथ B ले लिया, ये दोनों अवयव बन गए। फिर 2 के साथ A, 2 के साथ B, तो ये दो अवयव बन गए। 3 के साथ A और 3 के साथ B, तो मेरे पास ये दो अवयव बन गए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? A क्रॉस B बन जाएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? A क्रॉस B। पहले अवयव के पहला मेरे पास जो अवयव है वो किस सेट से है? A सेट से। दूसरा अवयव मेरे पास किससे है? B सेट से। तो ये मेरे पास क्या प्राप्त होगा? A क्रॉस B। और ये भी मेरे पास क्या है? एक समुच्चय है। इस समुच्चय का ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक अवयव कहलाता है। ये मेरे पास दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, ये पांचवा और ये छठा। ये मेरे पास इस प्रकार से मेरे को इस A क्रॉस B में 6 अवयव प्राप्त होंगे। कौन कौन से? जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास A1, B2, A2, B2, 3A और 3B। ये मेरे पास क्या है? 6 अवयव प्राप्त हैं। अब अपन पे इसकी बात करते हैं क्या क्या। देखो अपन को यदि मान लो A क्रॉस B में अवयव अपन ने देखे, यहाँ पे तो अपने पास छोटे छोटे अवयव थे, अपन ने सभी अवयव निकाल के देख ली कि इसके अंदर 6 अवयव हैं। लेकिन यदि अपन को डायरेक्टली पूछ ले कि A क्रॉस B में अपन अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। A सेट में कितने अवयव हैं? 3। A सेट में कितने अवयव हैं? अवयव हैं 3, जिसको अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ A बराबर 3। अवयव को कैसे प्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ A सेट बराबर 3। इसी प्रकार से इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं? नंबर ऑफ B बराबर 2। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। इसके अंदर मेरे पास कितने अवयव? 3 अवयव हैं। यदि मेरे को नंबर ऑफ A क्रॉस B ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ क्या ज्ञात करना हो? नंबर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात करनी हो तो मैं डायरेक्ट कहूंगा नंबर ऑफ A गुणा नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A गुणा नंबर ऑफ B, यानी 3 को 2 से गुणा कर लो, डायरेक्ट अपने पास आ जाएंगे। A क्रॉस B में अवयव कितने? A क्रॉस अवयव में मेरे पास कितने आएंगे? यहाँ पर 3 गुणा 2 मेरे पास 6 अवयव आएंगे। तो पहली बात तो ये कि अपन को किसी भी सेट, 2 सेट दे रखे उनके कार्तीय गुण दे रखे और अपन को डायरेक्ट पूछ ले कि A क्रॉस B में अवयव कितने आएंगे, तो अपन उन दोनों सेट के अवयव को आपस में गुणा कर देंगे। अवयव को आपस में गुणा मतलब अवयव की संख्या को, अवयव इस सेट में अवयव की संख्या और इस सेट के अवयव की संख्या को आपस में गुणा कर दो, जितने अवयव आएंगे वो मेरे पास A क्रॉस B में मेरे पास विद्यमान होंगे। तो ये बात अपन को A क्रॉस B में ध्यान रखनी है कि अवयव अपन कितने भी होते हैं। मैंने कहते हैं कि एक A सेट के अंदर दे रखे हैं 5 अवयव और एक B सेट के अंदर अवयव की संख्या दे रखी है अपन को 10। तो अपन के नंबर ऑफ A क्रॉस B ज्ञात कीजिए, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर 5 गुणा 10, यानी मेरे पास कितने आएंगे? 50 अवयव आएंगे। मेरे पास कितने आएंगे? 50 अवयव आएंगे। तो ये बात अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अपन यहाँ पे A क्रॉस B ज्ञात किया, A क्रॉस B ज्ञात किया तो अपने पास पहला अवयव है वो A से आना चाहिए, दूसरा अवयव है जो मेरे पास किससे आना चाहिए? B सेट से आना चाहिए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैंने जो पहला अवयव लिखा है, पहला अवयव जो क्रमिक युग्म में मेरे पास 2 अवयव हैं, तो इसके अंदर क्रमिक युग्म में पहला जो मैंने अवयव लिखा है वो A सेट से ही आएगा हमेशा, क्योंकि अपन A क्रॉस B ज्ञात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन B सेट के अंदर जो मेरे पास अवयव दे रखा है, B सेट के अंदर मेरे पास जो अवयव दे रखा है वो मेरे पास हमेशा दूसरा अवयव आएगा। दूसरा अवयव जो भी है वो कहां से आ रहा है? B सेट से आ रहा है। तो इसकी मैं एक अलग से गणितीय रूप में परिभाषा भी लिख सकता हूं, और वो क्या लिख सकता हूं कि A क्रॉस B बराबर इस प्रकार आएगा कि मेरे पास इसमें क्या आएंगे? सभी के सभी क्या आएंगे? क्रमिक युग्म में आएंगे। मेरे पास A क्रॉस A, B लिखा, इसका मतलब क्या है? ये सभी मेरे पास क्रमिक युग्म में अंदर समुच्चय अवयव हैं। और ये अवयव कैसे आएंगे? A स्मॉल a है, ये तो मेरे पास कैपिटल नंबर A सेट से आएगा, ये तो मेरे पास क्या आएगा? A सेट से। और जो मैंने ये B लिखा है, ये B मेरे पास किससे आएगा? B
बी सेट से आएगा। मेरे पास इस प्रकार के अवयव किसके अंदर बनने हैं, ए क्रॉस बी के अंदर बनने हैं। ऐसे मेरे पास किसके अंदर बनने हैं, ए क्रॉस बी के अंदर बनने हैं। तो ये बात अपन को विशेष रूप से इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर क्या यदि मैं बी क्रॉस ए ज्ञात करूं तो ए की बात आएगी क्या, बी क्रॉस यदि अपन ए ज्ञात करें तो ए की बात आएगी क्या, बिल्कुल अलग आएंगी, बिल्कुल अलग। बी क्रॉस ए अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो बी क्रॉस ए ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मेरे पास पहला अवयव है वो बी सेट से आएगा और जो दूसरा अवयव किससे आएगा, ए सेट से। तो इसमें मेरे पास अवयव कैसे प्राप्त होंगे, इसमें मेरे पास अवयव इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि पहला अवयव बी सेट से और बाद में दूसरा अवयव मेरे पास ए सेट से, दूसरा अवयव किससे आएगा, ए सेट से। इसी प्रकार से ए का मैंने 1 से कर दिया, ए का मैं किससे करूंगा, 2 से करूंगा, ए का मेरे पास किससे करूंगा, 3 से करूंगा। इसी प्रकार से बी का 1 से, बी का 2 से और बी का 3 से। मेरे पास बी क्रॉस ए के अंदर ये सभी 6 अवयव प्राप्त होंगे। बी क्रॉस ए में भी मेरे पास 6 अवयव प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन यदि 5 गुणा 10 करें या 10 गुणा 5 करें तो बात तो बराबर 50 आनी है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बी क्रॉस ए करूंगा तो भी मेरे पास 6 भी आएंगे, लेकिन आएंगे बिल्कुल इसके अलग ही, आएंगे मेरे पास बिल्कुल अलग ही। कैसे, इसके अंदर तो मेरे पास a, a आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, a, a आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास a, b, यहाँ पे a, 2 आ रहा है, यहाँ पे 2, a, तो यहाँ पे मेरे पास a, 2 यानी पूरे विक्रम आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर अपन a क्रॉस b और b क्रॉस a मेरे पास आपस में बराबर नहीं हो सकते। अवयवों की संख्या जरूर समान है, 6 है, लेकिन अवयव मेरे पास क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो ये भी मेरे पास एक समुच्चय और ये भी मेरे पास समुच्चय है, और समुच्चय में अपन दोनों को बराबर कब कहते हैं, जब दोनों के अवयव की संख्या समान हो और साथ में अवयव भी क्या हो, समान हो, तो अपन उन दोनों से को क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के नंबर तो समान है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों आपस में 6 हैं, लेकिन दोनों मेरे पास आपस में बराबर नहीं है, दोनों अवयव अलग अलग हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दोनों अवयव मेरे पास आपस में समान नहीं है। तो ये बात अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो दोनों अवयव मेरे पास आपस में समान हो, इसको कोई जरूरी नहीं है। हालांकि कई अवयव अपने पास, देखो अपन एग्जांपल यदि मेरे पास दूसरा था तो मेरे पास ये इस प्रकार से बन सकता था। जैसे यदि मैं बात करूं कि बी सेट में मेरे पास मान लो एक अवयव 2 होता, सपोज करो कि मेरे पास एक अवयव क्या होता, 2 होता, तो ए क्रॉस बी में मेरे पास क्या बनता, एक को तो मेरे पास बनता 1, 2, एक मेरे पास बनता 2, 2 और एक मेरे पास क्या बनता 3, 2, 3 अवयव और बढ़ जाते, और 3 गुणा 3 मेरे पास कितना आ जाता 6, तो मेरे पास 3 अवयव और बढ़ने हैं। तो मेरे पास कौन कौन से बढ़ते, 1, 2, 2, और 3, 2 ऐसे बनते मेरे पास। यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे इस बी क्रॉस ए के अंदर, तो बी क्रॉस ए में मेरे पास अवयव कैसे बनेंगे, 2, 1, 2, 2 और 2, 3 ऐसे तो बनते मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास 2, 2 इसमें भी बनेगा मेरे पास, और 2, 2 मेरे पास इसमें बनेगा। एक अवयव बिल्कुल समान बन सकता है इसमें, लेकिन एक अवयव समान बनेगा तो उसके लिए अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि दोनों समुच्चय समान है, अवयव तो केवल एक ही तो समान हुआ, तो अपन ये नहीं कह सकते कि दोनों अवयव मेरे पास समान है। तो मेरे पास सभी अवयव समान होने जरूरी है, किसके लिए, समान समुच्चय के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास अपन कह सकते हैं कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो दोनों समुच्चय मेरे पास आपस में बराबर नहीं होते, या फिर अपन कह सकते हैं कि दोनों मेरे पास क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, यानी a को b से गुणा करो और b को a से गुणा करो, दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। कौन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन में के समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे कैसे करेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि अपन ये देख सकते हैं कि a क्रॉस b के अंदर अपन अवयव की संख्या निकाल सकते हैं। तीसरी बात कि अपन यदि मैं कहूं कि a सेट इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो अपन b के किसी भी अवयव को गुणा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यदि मेरे पास a इक्वल टू 5 हो तो मैं कह सकता हूं कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या आएगा, 5 ही आएगा मेरे पास, a क्रॉस b इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 5। यानी मेरे पास a और b में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो, मैं ऐसा कह सकता हूं यदि a इक्वल टू 5 या b इक्वल टू 5 मतलब समझिए ना, रिक्त समुच्चय उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो
तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 होगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है, A इज इक्वल टू 5 या B इज इक्वल टू 5 हो तो हमेशा क्या आता है A क्रॉस B इज इक्वल टू भी 5 ही अपने पास आता है। इसके अंदर भी अपन को कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, अवयव की संख्या को अपन को ध्यान में रखना है। और तीसरी बात अपन ये ध्यान रखनी है, ये अपन A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो पहला अवयव मेरे पास A सेट से और दूसरा अवयव मेरे पास B सेट से होना चाहिए। और यदि मैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B क्रॉस A को डिफाइन करूं तो B क्रॉस A को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, B क्रॉस A बराबर लिख सकता हूं क्या, पहला अवयव B सेट से, पहला अवयव किससे आएगा B सेट से और दूसरा अवयव मेरे पास किससे आएगा A सेट से। और यहां पे लिख सकता हूं B बिलोंग्स टू B सेट और A बिलोंग्स टू मेरे पास A सेट से होना चाहिए। ये इसकी गणितीय रूप अपनी बात समझ जाएगी अपने पास क्या, ये A को B को माए मतलब इसके अंदर जो भी अवयव आएंगे वो क्रमिक रूप के अंदर आएंगे। इसके अंदर जो B वाला अवयव वो हमेशा B सेट से आएगा, इसके अंदर जो A वाला सेट देगा वो हमेशा A सेट से आएगा। और A और B सेट अपन को अलग-अलग दिए हुए होंगे। तो ये बात अपन को किसके अंदर ध्यान रखनी है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रांत और परिसर, ठीक है ना, वो अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अपनों और अपनों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।